लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट इन ऑल डोमेन्स। आज की वीडियो में मैं आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 के बारे में इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप एएसएफ के इंस्पेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर बीपीएस 16 बीपीएस 17 के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। वो क्यों? क्योंकि अगर आप इनका सिलेबस देखें इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का, तो इनके सिलेबस में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो कंपलसरी हैं। तो कुछ एमसीक्यूज़ का जो पार्ट है वो एएसएफ एक्ट से रिलेटेड आएगा, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आज मैं इसमें कंप्लीट जो एएसएफ एक्ट है 1975 ये मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एएसएफ एक्ट 1975 जो है, इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। तो एक एक करके मैं चैप्टर कवर करूँगा। चैप्टर 1 में जो है वो सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस है, कमेंसमेंट डेफिनेशंस, इब्तदाई डेफिनेशन जो होती है ना, उन टर्म्स की डेफिनेशन है जो बार बार तमाम चैप्टर्स में रिपीट होंगी। फॉर एग्जांपल अगर एयरपोर्ट का वर्ड है, एयर सिविल एविएशन है, तो ये ऐसी टर्म्स हैं जो बार बार इस एक्ट में ना रिपीट होंगी आगे। तो इन्होंने ऐसा किया है कि इन सारी टर्म्स को ना चैप्टर 1 में ना इस डेफिनेशन के साथ बता दिया है आप सबको, ताकि आपको जो है बार बार जब ये दोहराई जाए तो आपके माइंड में आ जाए इतनी डेफिनेशन। तो चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट में ये है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट्स। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975. It extends to all aerodromes and airports, all civil aviation stations, centers or offices in Pakistan, all Pakistan air services and activities relating to civil aviation. सॉरी, ये एक्ट तमाम एरोड्रोम्स, एयरपोर्ट्स, ऑल सिविल एविएशन स्टेशन, सेंटर्स, ऑफिस इन पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान एयर सर्विसेज और सिविल एविएशन की जो एक्टिविटीज़ है ना, उन सब पे एप्लीकेबल है ये एक्ट। और ये एक्ट ऑफिसर्स एंड मेंबर्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो ऑफिसर्स और मेंबर्स हैं ना, उन पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। तो सेकंड पार्ट जो है ये चैप्टर 1 का वो है डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे जो डेफिनेशन है वो है एरोड्रोम्स। अब एरोड्रोम्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ एरोड्रोम्स? एरोड्रोम्स मीन एन एरिया ऑफ लैंड ऑन वाटर डिज़ाइन equipped, set apart or commonly used or intended to be used either wholly or in part for affording facilities for the landing, departure and movement of aircraft and includes all buildings, sheds, vessels, piers, installation and equipments and other structures. इस पूरे पैराग्राफ का मैं अगर आपको कॉन्सेप्ट दूँ तो वो ये है कि एरोड्रोम्स का मतलब है फ़्लाइट का जो लैंडिंग एरिया होता है ना, जहाँ पे फ़्लाइट्स लैंड करती हैं और डिपार्चर होता है उनका, वो पार्ट, और उसके इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो पार्ट, और वेसल्स, शेड्स और सिविल एविएशन के इक्विपमेंट्स और उनकी इंस्टॉलेशंस और वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है, वो सारा पार्ट जो होता है वो एरोड्रोम्स में आता है, सिवाय उस पार्ट के जो पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ करती है। पाकिस्तान एयरफोर्स का यूज़ किए जाने वाला पार्ट ये लास्ट में लिखा हुआ भी है, विच इज़ बट डज़ नॉट इंक्लूड एनी एरोड्रोम विच इज़ एक्सक्लूसिवली यूज बाय पाकिस्तान एयरफोर्स और एनी पोर्शन ऑफ एरोड्रोम विच इज़ यूज बाय पाकिस्तान एयरफोर्स। सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स का यूज़ किया जाने वाला पार्ट एरोड्रोम का, उसके बजाय जितने भी पार्ट्स आते हैं वो एरोड्रोम में शामिल हो। तो ये एरोड्रोम्स की डेफिनेशन है। देन सेकंड है बी। अब एयरक्राफ्ट का आपके बारे में पता है कि प्लेन्स वगैरह जितने भी होते हैं जिनमें पैसेंजर्स जो है वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कंट्री में भी और आउटसाइड कंट्री में भी। देन सी पार्ट एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं, सारी फ़्लाइट्स वगैरह, उनका लैंडिंग, डिपार्चर, टेक ऑफ, सिविल एविएशन के अंडर ये सारा कुछ होता है एयरपोर्ट्स। देन डी है एयर सर्विस। एयर सर्विस मीन्स द सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पस ऑफ सिविल एविएशन। मतलब सिविल एविएशन के किसी भी पर्पस के लिए जो एयरक्राफ्ट की सर्विस होती है वो एयर सर्विस कहलाती है, अब चाहे वो एरियल वर्क हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। देन ई है एयर साइड। एयर साइड मीन्स द मूवमेंट एरिया ऑफ एरोड्रोम, एडजेसेंट ट्रेन्स एंड बिल्डिंग्स और पोर्शन। मतलब ये मूवमेंट एरिया होता है ना एरोड्रोम का, उसको कहते हैं एयर साइड। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको पहले इन्फॉर्म होंगे आप इनसे। देन एफ है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होती है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स एन ऑफिसर और अथॉरिटी डेजिग्नेटेड एज सच बाय फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो ऑफिसर्स होते हैं ना और अथॉरिटी होती है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है उसको कहते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देन जी है ओमिटेड। ओमिटेड मतलब इसको आप स्किप कर दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए एग्ज़ाम्स के हवाले से। देन एच है फोर्स। अब फोर्स जो होगी वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हो गई। देन फोर्स कमांडर, इस फोर्स का जो कमांडर होता है उसको फोर्स कमांडर कहते हैं। देन जे ओमिटेड, इसको भी स्किप कर दें। के मेंबर्स, अच्छा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो ऑफिसर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस हायरार्की में जो सबसे टॉप पर जो होता है वो होता है फोर्स कमांडर। उसके बाद ऑफिसर्स होते हैं। देन ऑफिसर्स के अलावा जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, जितने भी पर्सनस होते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में, उनको कहा जाता है मेंबर। अब चाहे वो सिविलियन पोस्ट भी होती हैं और यूनिफॉर्म पोस्ट भी होती हैं, एएसआई, कॉर्पोरल और जितने भी सिविलियन पोस्ट होती हैं, तो उनका कहा जाता है मेंबर। और जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें फिर ऑफिसर्स ही कहा जाता है। देन ये ऑफिसर हो गया। और ऑपरेटर मीन्स अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज इंगेज्ड इन एन ऑफरिंग टू इंगेज इन एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में जो इंगेज होता है उसको ऑपरेटर कहते हैं। देन प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स और रेगुलेशंस। पर्पस ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन का पर्पस क्या है? सिविल एविएशन includes any purpose connected with civil aviation and with the air navigation except purposes of air defense by air। सिविल एविएशन में तमाम प्लेन्स होते हैं और एयरलाइंस वगैरह जो होती हैं गवर्नमेंट की और प्राइवेट एयरलाइंस, ये सारी कुछ जो होती है वो सिविल एविएशन में आती है। देन रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सेम होते हैं। रूल्स का मतलब होता है कानून, रूल्स, असूल, एंड रेगुलेशन मीन्स ज़ाब्ते। तो यहाँ हमारा जो है वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देन चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट करने वाले। चैप्टर सेकंड में है पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शन। अब पावर जो है ना वो जो तश्कील करती है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को और उसके फंक्शंस को, इसके क्या क्या काम है, इस चैप्टर में ये बताया जाएगा। द फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन अ फोर्स टू बी कॉल्ड द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस। फेडरल गवर्नमेंट ने ये फोर्स बनाई है, ये दिए गए जो फंक्शंस है ना नीचे, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट फंक्शन है इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, aircraft and civil aviation installations within the limits of airports and aerodromes, and for safeguarding civil aviation against acts of unlawful interference or such interference। इनका काम होता है कि ये यकीनी बनाएं तमाम एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, एयरक्राफ्ट, तमाम सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस, इनकी हिफाजत को, और सिविल एविएशन के ख़िलाफ़ कोई भी गैर कानूनी अगर कोई सरगर्मी होगी तो उस गैर कानूनी सरगर्मी से सिविल एविएशन को की हिफाजत करे, और एयरपोर्ट, तमाम एरोड्रोम्स और एयरक्राफ्ट की भी सिक्योरिटी की जो है इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करें। ये इनके पहला फंक्शन होता है। ये सेकंड फंक्शन जो है इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स, इक्विपमेंट्स, मटीरियल एंड इंस्टॉलेशंस बिलोंगिंग टू ऑपरेटर्स एंड अदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन द लिमिट ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। अब इनका ये फंक्शन भी होता है कि ये यकीनी बनाएं तमाम स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, मटीरियल एंड इंस्टॉलेशन जो ऑपरेटर से बिलोंग करती है और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है जो एयरपोर्ट्स और एरोड्रोम्स की लिमिट में होते हैं, इन सब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। ये भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी है। देन सी और डी ये आप स्किप कर दें। देन ई है इंश्योरिंग द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ पर्सन एट एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ सर्विस व्हीकल एंड ड्राइवर्स विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। इनकी ये भी जिम्मेदारी है कि ये इंश्योर करें, ये यकीनी बनाए द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ पर्सन एट एयरपोर्ट्स, कि एयरपोर्ट्स पर ना लोगों का इंतज़ाम प्रॉपर, एयरपोर्ट्स पर और एरोड्रोम्स पर। अब उनमें क्या शामिल है? कंट्रोल ऑफ सर्विस व्हीकल का कंट्रोल, ड्राइवर्स और ड्राइवर्स का, एयरपोर्ट्स की और एरोड्रोम्स की लिमिट्स के अंदर। इस चीज़ को यकीनी बनाना भी इनके फंक्शन में शामिल है। देन एफ है इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स, बैगेज, कार्गो एंड मेल विद इन द लिमिट ऑफ एयरपोर्ट एंड एरोड्रोम्स। एयरक्राफ्ट के जो मुसाफिर होते हैं ना, जो ट्रैवल करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री या विद इन द कंट्री, तो उनके सामान की हिफाजत को भी यकीनी बनाना इस एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी है। देन जी है जनरल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स इन कंजंक्शन विद द पुलिस एंड टेकिंग cognizance of all offences committed at the airports and aerodromes under any law for the time being in force।
मतलब कानून का अमल, कानून को लागू करना एयरपोर्ट्स और एरोड्रोम्स की लिमिट्स के अंदर पुलिस की हेल्प के साथ, पुलिस की मदद के साथ कानून को लागू करना एयरपोर्ट्स और एरोड्रोम्स की लिमिट्स के अंदर, एंड टेकिंग कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑल ऑफेंसेस, और कोई भी अगर गैर कानूनी सरगर्मी होती है एयरपोर्ट पर एरोड्रोम्स पर तो उनको हल करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी इनकी जिम्मेदारी है। देन है सच अदर फंक्शंस एज द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिस गैजेट, अगर कोई भी अपडेशन करनी होती है ना फेडरल गवर्नमेंट में तो उसका ये काम होता है, वो ये करते हैं कि वो नोटिफिकेशन देते हैं ऑफिशियल गैजेट में, अगर कोई भी अपडेशन करनी हो, कोई भी नया रूल बनाना हो इस एक्ट के अंडर रहते हुए, तो ये उनका तरीका होता है। देन 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कॉन्स्टिट्यूशन। द हेड ऑफ द फोर्स शैल बी अ फोर्स कमांडर अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, इस फोर्स का जो हेड होगा उसको कहेंगे फोर्स कमांडर, जो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। देन सेकंड है द फोर्स शैल कंसिस्ट ऑफ सच रैंक्स एंड नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स एंड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, जो रूल्स ने जो तरीका बताया हुआ है ना, ये पूरी हायरार्की है रैंक्स की, नंबर ऑफ ऑफिसर्स की और मेंबर्स की, इस तरह इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है कि वो रूल्स को फॉलो करते हुए ये पूरी हायरार्की बनाए फोर्स ये बनाई। देन थर्ड है द ऑफिसर्स एंड मेंबर्स शैल रिसीव सच पे पेंशंस अलाउंसेस, ये आप सारे जानते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जितनी भी मरातें ऑफिसर्स को दी जाती हैं ये इस एक्ट के अंडर रहते हुए और रूल्स को फॉलो करते हुए होती हैं सारी। देन 4 है every officer and member shall receive on his appointment a certificate in the form set out in the second schedule under the seal of the force commander or such other officer as the force commander may authorize in his behalf, and by virtue of holding such certificate shall be vested with the powers, functions and privileges of an officer or member। इसमें यह बताया जा रहा है कि कोई भी अगर ऑफिसर है या मेंबर है जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अपॉइंट होता है तो उसको एक सील शुदा सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें ये सारी जो है ना जिसमें उसकी पावर, उसके फंक्शन और प्रिविलेज एक ऑफिसर के या मेंबर की, उसमें सारी वो डिटेल बताई जाती है। जो भी कोई ऑफिसर या मेंबर अपॉइंट होता है तो उसको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। देन 5 है एनी पर्सन हु सीजेज फॉर एनी रीज़न टू बी एन ऑफिसर और मेंबर शेल फॉरविथ surrender the certificate referred to in subsection 4 to an officer authorized by the force commander in this behalf। ओके इसमें बताया जा रहा है कि जो फोर्ड में जो सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है ना, अगर कोई भी शख्स किसी भी वजह से जॉब छोड़ता है तो उसको ये सर्टिफिकेट जो है उस ऑफिसर को देना पड़ेगा जो फोर्स कमांडर से ऑथराइज्ड होगा, वापस करना पड़ेगा उसको। Then 6 है ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फोर्स शैल वेयर सच यूनिफॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशंस, जी इस फोर्स में जो यूनिफॉर्म होती है सारी, जो ऑफिसर्स होते हैं मेंबर्स होते हैं वो यूनिफॉर्म यूज़ करते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स, द फोर्स कमांडर शैल एक्सरसाइज हिज पावर्स एंड परफॉर्म हिज फंक्शन अंडर द जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जो फोर्स कमांडर होगा वो अपनी पावर को इस्तेमाल करेगा, एक्सरसाइज करेगा एंड परफॉर्मेंस फंक्शन अपने जिम्मेदारी जो है वो निभाएगा। देन चैप्टर 3 है 6 पावर एक्ट ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स, अब ऑफिसर्स और मेंबर्स की जो पावर्स है ना, जो उनकी जिम्मेदारी हैं उनके बारे में बताया जाएगा चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, क्या क्या ऑफिसर और मेंबर्स की ड्यूटीज़ हैं। ए है टेक इफेक्टिव मेजर्स फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, एयरक्राफ्ट एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस, ये वही सेम है जो पहले बताया गया है कि वो यकीनी बनाएं, एहतियाती तदाबीर लें उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए। किन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए? तमाम एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, एयरक्राफ्ट और सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस, ये सारा कुछ जो है ना इनकी जिम्मेदारी है, ये रिपीट हुआ है। दैन सेफ गार्ड एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स, बैगेज, कार्गो, ये भी सेम है, जो एयरक्राफ्ट के जो मुसाफिर होते हैं उनका सामान वगैरह की हिफाजत करना भी इनकी जिम्मेदारी है। प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड पर्सन एंड व्हीकल फ्रॉम एक्सेस टू द एयर साइड और अदर एरियाज इंपॉर्टेंट टू द सिक्योरिटी ऑफ एरोड्रोम और एयरपोर्ट्स। ओके इनकी ये भी जिम्मेदारी है कि किसी भी गैर तस्दीक शुदा शख्स और व्हीकल की एक्सेस ना होने दे एयर साइड पर या उन एरियाज़ पर जो एरोड्रोम्स और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अहम है, ऐसे शख्स की एक्सेस ना होने दे, ये भी इनकी जिम्मेदारी है। दैन डी है रिक्वायर द ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान टू कन्फर्म
to the prescribed civil aviation security requirement. अच्छा, इनको ना एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस के इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ये कंफर्म करने के लिए कि भाई सिविल एविएशन सिक्योरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है ना उसके मुताबिक है या नहीं. देन ई है टेक इफेक्टिव मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग हाईजैकिंग, सबोताज, placement of car bombs, letter bombs, and dangerous articles, and carriage of arms and ammunitions into the restricted areas of airports, aerodromes, and aircraft, except as authorized by him, and shall, as soon as he detect any contraband on the person or any baggage of any person checked by him, notify it to the custom staff available at the airport or aerodrome for appropriate action under the Custom Act 1969. Okay. इसका मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि इनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं. किस लिए? प्रिवेंटिंग के लिए, हाईजैकिंग को रोकने के लिए, सबोताज तोड़ फोड़ को रोकने के लिए, और प्लेसमेंट ऑफ कार बॉम्ब्स, लेटर बॉम्ब्स, कैरिज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन. एम्यूनिशन मीन्स फौजी सामान. इनटू द रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ ऑफ एयरपोर्ट्स. एयरपोर्ट्स के जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ है ना वहाँ इन सब की ये सब ना होने दें. इनको प्रिवेंट करने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं. और अगर सिवाय उसके जो ऑथराइज्ड हो, एज सुन एज ही डिटेक्ट, अगर कोई भी ऑफिसर जो है वो कि कोई मशकूक शख्स को देखता है या उसके सामान की तलाशी दे लेते हुए उसका सामान मशकूक लगता है तो वो नोटिफाई करता है कस्टम स्टाफ को जो एयरपोर्ट पर अवेलेबल होता है फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन, कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए अंडर कस्टम एक्ट 1969 के मुताबिक. Then F has used such arms and ammunition and equipment as may be authorized by the force commander. अच्छा, जो जितने भी ऑफिसर्स और मेंबर्स होते हैं ना वो फोर्स कमांडर से ऑथराइज्ड वेपन्स वगैरह जो होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो यूज़ करते हैं ये ऑफिसर्स और मेंबर्स. देन जी है सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he suspect of endangering or attempting to endanger or having endangered the safety of aerodrome or airport or any aircraft of civil aviation installation, and may use such force as may be necessary in the discharge of his duties aforesaid end. मतलब इनकी ये में ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई शख्स इन्हें मशकूक लगाए तो ये उन्हें बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकते हैं. क्या इस तरह से मशकूक लगाए कि ये ख़तरा पहुंचा सकता है, दूसरों के लिए ख़तरा है, तो वो उनको बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकते हैं और इस फोर्स का वो इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों की सेफ्टी के लिए, एयरपोर्ट की सेफ्टी के लिए. परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज द कम्पिटेंट अथॉरिटी में रिक्वायर हिम टू परफॉर्म. और ये वो तमाम फंक्शन जो हैं इनके जिम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी करते हैं जो जिम्मेदारियाँ इन्हें कम्पिटेंट अथॉरिटी देती है. द फोर्स कमांडर में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कॉल फॉर मिलिट्री असिस्टेंस in connection with the post landing and anti hijacking operations at an airport or aerodrome, and when he does so, all officers and members and civil agencies operating at the airport or aerodrome shall function in accordance with the direction of the military authority rendering such assistance. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो फोर्स कमांडर जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं. फोर्स कमांडर जो है वो मिलिट्री असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी उसको, किस लिए? पोस्ट लैंडिंग के लिए और एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस के लिए. अगर उसने आर्म्ड फोर्सेस और मिलिट्री से अगर उसने हेल्प मांगी है फोर्स कमांडर ने, तो क्या होगा कि जो पूरी की पूरी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स होगी ना और तमाम सिविल एजेंसीज जो होंगी जो एयरपोर्ट पर एयरोड्रोम पर काम कर रही होंगी वो अंडर आएंगी, ऑर्डर मिलिट्री ऑर्डर के अंडर आ जाएंगी वो सारी की सारी, अगर उसने मिलिट्री असिस्टेंस मांगी है तो. इसमें ये बताया गया है. दैन चैप्टर 4 है लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑफिसर एंड मेंबर्स. ऑफिसर एंड मेंबर्स की जिम्मेदारी है. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर एंड मेंबर परमिटिंग टू ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड टू हिम बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ये ऑफिसर हर ऑफिसर और मेंबर की जिम्मेदारी है कि वो जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, कोई भी ऑर्डर है उसको फॉलो करे, जो भी उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर देती है, जिम्मेदारियाँ देती है, उनको फुलफ़िल करना इनकी ज़िम्मेदारी है. And every officer and member shall be liable to serve wherever he is required to serve by the competent authority. हर ऑफिसर और हर मेंबर को competent authority जो
जगह बताती है कि आपने इस जगह पर सर्व करना है, तो वहाँ वो इनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस जगह पर सर्व जाके सर्व करें। Each officer and member of the force shall, unless he is already so subject, be subject to the Pakistan Army Act. Okay, a force commander shall inspect of all officers member of force have all power conferred by under the act. ओके 7B सेक्शन है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब अगर किसी को कैद की सज़ा हुई है तो उसके क्या नताइज होंगे। एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द फोर्स हु इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच इज़ नॉट लेस देन 90 days शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द फोर्स। कोई भी ऑफिसर या मेंबर फोर्स का जिसको कैद की सज़ा सुनाई दी गई है 90 days से ज़्यादा, तो उसका ये होगा कि उसको फोर्स से डिसमिस कर दिया जाएगा। देन 7C है सस्पेंशन। An officer shall be competent to suspend in the prescribed manner a member of the force working under him for any misconduct, remissness or negligence in the discharge of his duty. एक ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होगी और वो ये कर सकता है, वो किसी भी अपने अंडर किसी भी मेंबर को जो है वो फोर्स से डिसमिस कर सकता है। किस वजह से? किसी भी मिसकंडक्ट, रिमिसनेस या निगलिजेंस, कोताही की वजह से। अगर कोई वो कोताही करते हैं तो ये ऑफिसर की ये पावर है कि वो उसको डिसमिस कर सकता है फोर्स से। प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अब किस जगह कैद होंगे ये सारे? तो इफ़ अ मेंबर ऑफ द फोर्स सेंटेंस अंडर द एक्ट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म शॉर्टर देन 90 days इज आल्सो डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। अगर कोई मेंबर फोर्स का 90 days से कम भी उसको अगर कैद की सज़ा दी जाती है तो तब भी उसको फोर्स से रिमूव कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। ही शैल बी इम्प्रिजन इन द नियरेस्ट प्रिजन और सच अदर प्रिजन एज फेडरल गवर्नमेंट में। फेडरल गवर्नमेंट जो भी जेल का बताएगी उसको उसको उसी जेल में कैद किया कर दिया जाएगा बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। बट इफ ही इज़ नॉट सो डिसमिस्ड ही मे बी कन्फाइंड इन ए क्वार्टर गार्ड और सच अदर प्लेस एज द फोर्स कमांडर में कंसिडर सुटेबल। अच्छा ओके, अगर इन किसी मेंबर को, ऑफिसर को अगर डिसमिस नहीं भी किया जाता तो उसको नज़रबंद कर दिया जाएगा। कन्फाइंड का मतलब होता है कि मतलब किसी एक जगह पर मतलब बंद कर दिया जाए, तो इसका ये मतलब होता है क्वार्टर गार्ड। कैप्चर ऑफ डेजर्टर्स, ये आप खुद पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी इसके बारे में। अपील एंड रिवीजन in all cases decided by the deputy directors, chief secretary officer or any other officer, a person aggrieved may within 30 days of order appeal to the officer higher than the one awarding the punishment. Okay, अगर कोई शख्स है मतलब वो मजलूम है तो जिस ऑफिसर ने उसको पनिशमेंट का ऑर्डर दिया है ना, तो वो उससे एक रैंक ऊपर ऑफिसर को अपील कर सकता है उन 30 डेज़ के अंदर रहते हुए जिस जिनमें उसको सज़ाएँ सुनाई दी गई है। अगर उसको सज़ा सुना दी गई है तो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको अपील करनी होगी उससे एक रैंक बड़े ऑफिसर को। देन सेकंड, अ पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ फोर्स कमांडर अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट में विद इन 30 days ऑफ ऑर्डर अप्लाई टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर रिविजन्स। देन 7G है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स। अब ऑफिसर्स की जो अपॉइंटमेंट होगी ना और अदर मेंबर्स की फोर्स की, उसके बारे में बताया गया है इधर। The federal government may, by notification in the official gazette, appoint a deputy director and such manner of assistant directors, chief secretary officers, security officers, and assistant security officer as it may think fit. जिसको भी फेडरल गवर्नमेंट फिट समझती है तो ये उसी को अपॉइंट कर देते हैं बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके। जितनी भी इन्हें ज़रूरत होती है उतनी सीट्स बनाते हैं, इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो इसमें ये बताया गया है 2 में। देन चैप्टर 5 है, ये आप खुद पढ़िएगा, डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द फेडरल गवर्नमेंट। इन पावर्स का बताया गया है कि फोर्स कमांडर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। देन पावर टू मेक रूल्स बनाते हैं, ये भी पावर होती है इनकी। अगर यही तरीका होता है कि कोई भी अगर उन्होंने नया रूल बनाया है तो ये नोटिफाई करते हैं ऑफिशियल गैजेट में। देन अगर किसी भी ऑफिसर को अवार्ड देना हो तो ये भी इनकी जिम्मेदारी होती है, इन्हीं के अंडर होता है। पावर टू मेक रेगुलेशंस मीन्स ज़ाब्ते।
दैन यहाँ पर जो है ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स 1975 एंड होता है। आई होप कि मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया होगा। अगर अभी भी आपको क्वेश्चन रहता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इस चीज़ समझ नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड काइंडली शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 मैंने डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई हो, अगर कोई मुझसे गलती हुई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आइंदा उसको मैं इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। और इस चैनल को काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ASF इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, BPS 16-17 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।